नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम कनेक्ट। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दाऊद इब्राहिम ने कराची आने के बाद वहां पर अपना एम्पायर कैसे खड़ा किया। मलिक रियाज के ज़रिए उसने रियल एस्टेट पर कब्जा किया, जरदारी के ज़रिए पॉलिटिक्स में अपनी पैठ बढ़ाई और महवीश हयात के ज़रिए उसने अपना पैसा लंदन में पहुंचाने का रास्ता बनाया। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। पाकिस्तान में दाऊद की पकड़ का असली जाल इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। एक ऐसा जाल जिसने पाकिस्तान के सबसे बड़े नेशनल हीरो को भी अपना गुलाम बना लिया। The last ball coming up, 4 runs required. And this is 6, and Pakistan have won. Unbelievable victory by Pakistan. हम सबको शारजा वाला वो मैच तो ज़िंदगी भर याद रहेगा, जब जावेद मियांदाद ने भारत के खिलाफ चेतन शर्मा की लास्ट बॉल पर 6 मारकर पाकिस्तान को वो मैच जितवा दिया था। पाकिस्तान वो मैच जीत गया और मियांदाद उस दिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो बन गया। लेकिन मियांदाद की कहानी सिर्फ क्रिकेट तक नहीं रुकती है। 2005 में दुबई में मियांदाद के बेटे जुनैद की शादी दाऊद इब्राहिम की बेटी माहरुख से हुई। अब जरा सोचो, जिस दाऊद को इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी मानता है, जिसके ऊपर 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के आरोप हैं, उसकी बेटी की शादी पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर के बेटे से हुई है और मियांदाद को इसमें कोई शर्म नहीं है। मियांदाद ने इसे अपनी खुशनसीबी बताया। ऐसा क्यों कहा मियांदाद ने? क्योंकि मियांदाद का परिवार सिर्फ दाऊद का समधी नहीं था, वो पाकिस्तान में दाऊद के अंपायर का एक अहम हिस्सा भी था। जावेद मियांदाद का भाई बशीर मियांदाद एक पाक आर्मरिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का सीईओ था। ऊपर से देखने में तो ये बिल्कुल लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंपनी थी, जो पाकिस्तान एयरफोर्स को, आईएसआई को, रेंजर्स को, वहाँ के कोस्ट गार्ड्स को और तमाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट कॉरपोरेशन को आर्मर्ड गाड़ियाँ देती थी। लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल अलग थी। इस कंपनी में पाकिस्तानी नेवी, पाकिस्तानी एयरफोर्स, आईएसआई, रेंजर्स और कोस्ट गार्ड, ये सब दाऊद के अंपायर के साइलेंट पार्टनर थे। उनकी सिक्योरिटी की ज़रूरत दाऊद के लिए एक परफेक्ट कवर थी। जरा सोचो, पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आईएसआई, रेंजर और पुलिस, ये सब एक साथ दाऊद के पार्टनर थे और यही वो असली ताकत है जिसकी वजह से दाऊद आज तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन दाऊद सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। उसने एक एडवांस बिजनेस सिस्टम यानी कि एबीएस नाम की एक कंपनी बनाई और उसने सलीम जावेरी नाम के एक आदमी को उसमें पार्टनर बनाया। इसके अलावा उसने शफाक कंप्यूटर नाम से भी एक सिस्टर कंपनी बनाई। ये दोनों कंपनियां यूरोप, अमेरिका और दूसरे देशों से पुराने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और उनके पार्ट्स इंपोर्ट करती थी। लेकिन इन कंप्यूटर में ऐसा कुछ था जो किसी को पता नहीं था। आधे कंप्यूटर्स अंदर से खाली आते थे। सीपीयू बॉक्स बाहर से पूरा दिखता था, लेकिन अंदर कोई पार्ट नहीं होता था। उन खाली चेसिस में सोना, ड्रग्स और फॉरेन करेंसी छुपी होती थी। दाऊद के सामान को पोर्ट पर कोई रोकने वाला नहीं था। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि बशीर मियांदाद की कंपनी पाक आर्मरिंग के पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड, पाकिस्तानी नेवी और वहाँ की पोर्ट अथॉरिटी से गहरे रिश्ते थे। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को उनका हिस्सा मिल जाता था और दाऊद का माल चुपचाप बिना किसी परेशानी के अंदर आ जाता था। उसके बाद वो स्मगल सोना ARY ज्वेलर्स जैसे लोगों के पास भेज दिया जाता था और ड्रग्स को पाकिस्तान के अलग अलग कार्टेल्स के पास आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिया जाता था। दाऊद की एक खासियत है कि वो जिस भी देश में जाता है वहाँ पैसा बनाने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। जब वो दुबई में था तो उसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ओवरसीज टेरिटरीज को अपने लोगों के नाम करवाने का काम किया। जब वो पाकिस्तान आया तो उसने पाक आर्मरिंग कंपनी बनाई, एबीएस बनाई, बहरिया टाउन बनाई, कराची एक्सचेंज बनाया और तो और करबला में भी एक बहुत मशहूर 5 स्टार होटल उसके पाकिस्तानी एसोसिएट्स के नाम पर है। यानी हर जगह, हर सिस्टम में, हर इंडस्ट्री में दाऊद का जाल बिछा है। अब यहाँ एक ज़रूरी बात, दाऊद ने कराची में जो भी किया वो सब उसने मुंबई में सीखा था। मलिक रियाज वाला रियल एस्टेट का फॉर्मूला मुंबई से मिला।
पाक आर्मरिंग का आइडिया मुंबई की प्रोटेक्शन रैकेट से आया और दाऊद ने मुंबई की गलियों में सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? बैलेंस ऑफ पावर। दाऊद के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। दाऊद सिर्फ अपने दुश्मनों को ही कंट्रोल नहीं करता था, वो अपने साथियों को भी कंट्रोल करता था। कैसे? बताता हूँ। नीरज कुमार, जो 1993 के मुंबई ब्लास्ट के लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड थे, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि दाऊद जानता था कि ताकत बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है बैलेंस ऑफ पावर। मतलब दाऊद मानता था कि अगर डी कंपनी में कोई एक आदमी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा तो खुद दाऊद के लिए वो खतरा बन सकता है। इसलिए दाऊद ने बहुत चालाकी से काम लिया। छोटे राजन की कहानी तो हम सब जानते हैं, वो दाऊद का नंबर 2 था। वो दाऊद के जितना ही पावरफुल होने लग गया था, पूरी मुंबई वो चलाता था। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? दाऊद ने उसे दुबई बुलाया और दाऊद ने उसे एक दिन ठिकाने लगाने का प्लान बना दिया। ये पूरी कहानी मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा उनके लिए मैंने इस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ऐसा ही एक और किस्सा है टाइगर मेमन और मुस्तफ़ा डोसा का। इन दोनों को दाऊद ने एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया और बैलेंस ऑफ पावर बना के रखी। दाऊद ने हमेशा ये इंश्योर किया कि उसके कोई भी दो बड़े साथी एक दूसरे को टक्कर देते रहे, उनका आपस में कंपटीशन चलता रहे, ताकि वो दाऊद को चैलेंज करने की सोच भी ना सके। तो क्या इसका मतलब कभी किसी ने दाऊद को चैलेंज नहीं किया? और अगर किया तो उसका क्या हुआ? मैं आपको एक इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। उस आदमी का नाम था महमूद कालिया। कालिया मुंबई में डी गैंग में काम करता था। वो बहुत ही हट्टा कट्टा था। ग्रैंड रोड के पास नोवेल्टी सिनेमा के आसपास उसका दबदबा था। डी गैंग में काम करने वालों में कालिया एक ऐसा आदमी था जो कभी कभी दाऊद की बात नहीं मानता था। वो शायद अपने आप को किसी से कम नहीं समझता था। 1987 में दाऊद ने कालिया को दुबई आने का न्योता दिया, उसे पार्टनरशिप का झांसा दिया, उसकी फ़्लाइट टिकट्स करवाई और उसके रहने के लिए आलीशान इंतज़ाम किया। कालिया को लगा वो दाऊद के साथ किसी बड़ी डील के लिए जा रहा है, लेकिन दाऊद के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जब दुबई से कालिया वापस मुंबई आया तो सहार एयरपोर्ट के बाहर दाऊद ने उसका एनकाउंटर करवा दिया। अब एक कहानी यहाँ पर यह भी है कि महमूद कालिया अपनी पत्नी अशरफा खान उस सपना दीदी के कहने पर अंडरवर्ल्ड छोड़ना चाहता था और ये बात दाऊद को पसंद नहीं आई, तो दाऊद ने उसे मरवा दिया। खैर, दाऊद का मैसेज साफ था, जो उसकी बात नहीं मानेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। महमूद कालिया का अंजाम देखकर पूरी डी कंपनी काम की। चलो अब आते हैं टाइगर मेमन और मुस्तफ़ा डोसा की कहानी पर। दाऊद कैसे पावर बैलेंस करता था, ये इसकी एक बढ़िया मिसाल है। 1980 के दशक में दाऊद ने दुबई से मुंबई एक बड़ी स्मगलिंग कंसाइनमेंट भेजी। इस कंसाइनमेंट की सेफ लैंडिंग की जिम्मेदारी टाइगर मेमन को दी गई, लेकिन कोंकण कोस्ट पर कस्टम ने उस कंसाइनमेंट को पकड़ लिया। दाऊद ने दुबई से टाइगर को फ़ोन किया। वो बहुत गुस्से में था। उसने टाइगर से कहा, टाइगर, इतने से काम में इतना बड़ा लफड़ा? टाइगर भी कम नहीं था। वो एक पल तो रुका और फिर पलट कर बोला, भाई, आप भी कई बार गलती करते हैं, हमने तो कभी सवाल नहीं पूछा। दाऊद ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। दाऊद से ऐसे कोई बात नहीं करता था। जिसने भी ये हिम्मत दिखाई वो या तो अपाहिज हो गया या वो मारा गया। लेकिन दाऊद ने टाइगर को कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि दाऊद ने उसी पल समझ लिया था कि टाइगर का ये गुस्सा, ये बेखौफी, ये उसकी कमजोरी नहीं थी, ये उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक ऐसा हथियार जिसे सही वक्त पर इस्तेमाल किया जा सकता था। और दाऊद ने टाइगर का वो गुस्सा 1993 में मुंबई ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन उससे पहले टाइगर को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी था। तो दाऊद ने टाइगर को कंट्रोल में कैसे रखा, चलिए ये भी बताता हूँ। उसने अपने भाई अनीस को एक काम सौंपा, टाइगर से दोस्ती करो। उसे लगने दो कि वो डी कंपनी का नंबर 2 है, लेकिन असल में उसे एक पट्टे पर रखो ताकि जब ज़रूरत हो उसे छोड़ा जा सके। अनीस और टाइगर करीब आ गए। दोनों की डोसा ब्रदर्स से अनबन थी। ये कॉमन ग्राउंड उन्हें काफ़ी करीब ले आया था। और वहीं दूसरी तरफ था मुस्तफ़ा डोसा। डोसा की फैमिली का मुंबई के मनीष मार्केट में बहुत दबदबा था। दुबई से गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स की स्मगलिंग में उनका बड़ा नाम था। उनके पास पैसा था, रुतबा था। टाइगर और डोसा दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे।
टाइगर कभी डोसा की फैमिली का ड्राइवर था और अब वो उनके बराबर खड़ा था। डोसा को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती थी। टाइगर को डोसा की अमीरी और ख़ानदान से चिढ़ थी। दाऊद ने दुश्मनी को बुझाया नहीं बल्कि जानबूझकर इसे जिंदा रखा। टाइगर अनीस के अंडर था और डोसा दाऊद के अंडर था। दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते रहते थे। दोनों को लगता था कि वो दाऊद के ज़्यादा करीब हैं और इसी कंपटीशन में दोनों दाऊद के लिए और ज़्यादा लॉयल और यूज़फुल होते गए। दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते रहते थे और दाऊद दोनों के ऊपर बैठा था। यही था दाऊद का बैलेंस ऑफ पावर। जैसे चेस में एक खिलाड़ी अपने पीसीस को एक दूसरे से बैलेंस में रखते हैं, वैसे ही दाऊद ने अपने पूरे एम्पायर को बैलेंस में रखा। 40 से ज़्यादा देशों में 6 कॉन्टिनेंट्स में उसने अपने लोगों को ताकत दी, लेकिन इतनी भी ताकत किसी को नहीं दी कि वो उससे बड़ा हो जाए। दाऊद का फंडा बहुत क्लियर था, अगर दो लोग आपस में लड़ते हैं तो उन्हें लड़ने दो, क्योंकि जब तक वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं वो तुमसे नहीं लड़ेंगे। और यही वो सोच है जिसने दाऊद को सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक साम्राज्य का मालिक बनाया। और जब 1993 में मुंबई के ब्लास्ट की प्लानिंग हुई तो यही बैलेंस काम आया। गुजरात कोस्ट पर आर्म्स की लैंडिंग मुस्तफ़ा डोसा ने करवाई। महाराष्ट्र के डिगी और शिखाड़ी कोस्ट पर टाइगर मेमन ने माल उतरवाया। दाऊद ने अपने दोनों लोगों को एक साथ यूज़ किया एक ही ऑपरेशन में। लेकिन इस पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए जिस ईंधन की ज़रूरत थी, जिस फ्यूल की ज़रूरत थी, वो सिर्फ बंदूकें नहीं थी, वो था अदृश्य पैसा, बेहिसाब पैसा, जो सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर एक जगह से दूसरी जगह घूम जाता था। मुंबई में दाऊद की सबसे बड़ी ताकत थी उसका हवाला नेटवर्क। मुंबई में दाऊद ने हवाला नेटवर्क के बारे में क्या सीखा जो उसने कराची में इम्प्लीमेंट किया, चलिए अब ये भी जान लेते हैं। दाऊद के पास बहुत बड़े बड़े फाइनेंस या हवाला के खिलाड़ी थे जो दुनिया भर में सिर्फ 10 सेकंड के एक फ़ोन कॉल पर करोड़ों रुपये एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र कर सकते थे। यही हवाला नेटवर्क बाद में 1993 के ब्लास्ट को फंड करने के लिए इस्तेमाल हुआ। इस नेटवर्क का एक बड़ा नाम था महेंद्र चरोड़िया। दुनिया की नज़र में तो वो एक अमीर बिजनेसमैन था जो वर्ली के सी फेसिंग मैंशन में रहता था और वो महालक्ष्मी रेस कोर्स का वीआईपी मेंबर था। लेकिन असल में वो दाऊद का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला था। 1989 में एक दिन जब चरोड़िया महालक्ष्मी रेस कोर्स से बाहर निकला तो अरुण गवली के आदमियों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसके सर पर पिस्तौल लगा दी और गले पर चाकू, और वो उसे ज़बरदस्ती किडनैप कर अपने साथ अरुण गवली के पास दगड़ी चौल ले गए। गवली का मकसद साफ था, उसे दाऊद की फाइनेंशियल नसें काटनी थी। चौरड़िया को बुरी तरह टॉर्चर किया गया। दाऊद को सुनाने के लिए उसकी चीखें फ़ोन पर लाइव दुबई तक सुनाई गई। डी कंपनी ने उसको छुड़ाने के लिए फिरौती तक देने की बात की, लेकिन गवली ने चौरड़िया को नहीं छोड़ा बल्कि उसकी हत्या कर दी। दाऊद के लिए ये सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं थी, ये उसके अंपायर की नींव पर हमला था। एक फाइनेंसर का नुकसान तो पैसे से भी बड़ा नुकसान था, और इस एक घटना ने दाऊद को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। उसने तुरंत एक नया रूल बनाया, अब से उसके सारे फाइनेंशियल कॉन्टैक्ट्स लो प्रोफाइल रहेंगे। कोई वीआईपी एंट्रेंस नहीं, कोई रेस कोर्स नहीं, कोई पब्लिक दिखावा नहीं। यहाँ तक कि दाऊद ने अपने फाइनेंस हैंडलर को परमिशन दे दी कि अगर वो चाहें तो दाऊद के बारे में पब्लिकली भला बुरा कह सकते हैं ताकि वो दुश्मनों की नज़रों से बचे रहे। मतलब ये कि दाऊद ने अपने फाइनेंस नेटवर्क को अदृश्य बना दिया। और आज जब आप बाहरिया टाउन देखते हैं, महविश हयात की फिल्म्स देखते हैं, पाक आर्मरिंग की आर्मर्ड गाड़ियाँ देखते हैं, तो याद रखिए ये सब सिर्फ एक आदमी की सोच का नतीजा है। और वो आदमी जिसने अपना पूरा काम मुंबई की गलियों में सीखा। उसने सीखा कि बंदूक की ताकत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा पावरफुल होती है पैसे की ताकत। और पाकिस्तान में उसने वही पैसा अदृश्य कर दिया। जावेद मियांदाद ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इसलिए बने क्योंकि उन्हें एक बहुत ही पावरफुल आदमी की दुआ हासिल थी। वो पावरफुल आदमी कौन था? जी हाँ, आपने सही पहचाना, वो पावरफुल आदमी था दाऊद इब्राहिम। एक आदमी जो कभी मुंबई का एक छोटा सा स्मगलर था, आज पाकिस्तान की सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गया। और वो कैसे? सिर्फ अपने दिमाग और पैसे से। दोस्तों, इस वीडियो को अब मैं यहीं ख़त्म करता हूँ।
अगले एपिसोड में हम इस कहानी को और आगे लेके जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार और जय हिंद।